हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट बाल विकास का 28 दिसंबर 2022 प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर किशोरावस्था। दोस्तों, बचपन से वयस्कता यानी किशोर अवस्था के परिवर्तन काल का समय जो होता है वो किशोरावस्था होती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किशोरावस्था बचपन में वयस्कता तक की एक संक्रमणकालीन अवधि होती है, जिसमें युवावस्था की परिपक्वता और माता पिता की स्वतंत्रता की चाह होती है। किशोर अवस्था दोस्तों 12 से 18 या 19 वर्ष तक होती है। 19 वर्ष तक होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? दोस्तों, स्थूल गामक कौशल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास मोटर। ग्रास मोटर। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या फिर चढ़ना और दौड़ना। दोस्तों, ग्रास मोटर यानी स्थूल गामक कौशल जो होता है, जिसमें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और रेंगने जैसी कार्यों करने के लिए बड़े मांसपेशी समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए? चलने के लिए, दौड़ने के लिए और रेंगने रेंगने आदि के संतुलन बनाने में उपयोग में आती है। तो दोस्तों, ग्रास मोटर कौशल जो है शरीर में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, बड़ी मांसपेशियों, ध्यान रखना किसका? बड़ी मांसपेशियों के उपयोग में। बड़ी मांसपेशियों के उपयोग में संतुलन, समन्वय, प्रतिक्रिया समय और शारीरिक शक्ति के लिए अनुमति देता है, ताकि हम चलने, दौड़ने और कूदने जैसी बड़ी गतिविधियों में भाग ले सकें। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। दोस्तों, परिवार समाजीकरण की प्रथम एजेंसी या प्रथम संस्था होती है। इसके बाद हमारी दूसरी संस्था आस पड़ोस, तीसरी संस्था विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो हमारी समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? परिवार। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, परिवार को परंपरागत रूप से समाजीकरण का पहला एजेंट माना जाता है। किसका? पहला एजेंट माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह पहला समूह है जिसमें बच्चा बातचीत करना सीखता है और जिससे सीखता है। यहाँ अनुकरण के द्वारा भी बच्चा सीखता है। तो समाजीकरण की प्रथम एजेंसी कौन सी है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 4, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़ियां, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीयकरण या फिर वर्गीकरण। दोस्तों, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया में, कार में या हमारे आसपास की वस्तुओं में, खेल खिलौनों में जीवन होता है, तो ये कौन सी सोच होती है? ये जीववादी सोच होती है। ठीक है दोस्तों, ये पियाजे के स्तर के अनुसार है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। कितने दिए थे? 4 चरण। उनमें से ही एक चरण में जीववादी सोच आती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बच्चे सोचते हैं कि खिलौने सहित उनके आसपास की हर चीज जीवित है। ठीक है ना दोस्तों, यह उदाहरण जीन पियाजे द्वारा एनिमिज्म भी बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? एनिमिज्म, ध्यान रखना। एनिमिज्म कहे जाने वाले पूर्व संचालन चरण की एक प्रमुख विशेषता की ओर इशारा करता है।
क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाइयों और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। दोस्तों ये भी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण से ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कारण आर, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्ची एक ही समय में अंतर नहीं कर पा रही है दोनों चीज़ों का, दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में नहीं रख पा रही है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, तो दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों प्री ऑपरेशनल चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कौन सा दूसरा चरण है। पहला चरण कौन सा है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था। पहली है संवेदी पेशी अवस्था। यह कब तक होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। दोस्तों इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर पर सोचते हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक संचालन का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। पाढ़, पुनर्बलन, अनुबंध या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, संकेतों और अन्य तरीकों के द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर, बच्चे को जब जरूरत पड़ती है तब उसकी मदद की जाती है, तो ये पाढ़ कहलाता है या इसके फोल्डिंग कहला जाता है। दोस्तों एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करते हैं जो बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन करता है। दोस्तों इसको पाढ़ को क्या बोलते हैं, पाढ़ को इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमेशा से सीटेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसके फोल्डिंग। पाढ़ को इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं। दोस्तों प्रारंभिक चरण में सहायता प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है ना। पाढ़ किस तरह से मदद करता है, यानी शुरू में दी गई मदद को। दोस्तों शुरू में दी गई मदद को पाढ़ कहते हैं, पाढ़ या इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन अभी उस पर साइकिल चलानी नहीं आती, तो क्या हुआ, आपने शुरू में उसको पीछे से साइकिल पकड़ ली और धीरे धीरे बच्चा साइकिल चलाने लगा। आपने वो साइकिल छोड़ दी, अब बच्चा खुद ही साइकिल चलानी सीख गया, यानी आपने शुरुआत में मदद दी। अगर आप शुरुआत में किसी संकेत से, किसी इशारे से या किसी और अन्य तरीके से बच्चों की मदद करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पाढ़ या इसके फोल्डिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। दोस्तों निष्क्रिय अधिगम कोई अधिगम नहीं होता है और रटंत अधिगम जो है बिल्कुल नेगेटिव अधिगम होता है, ठीक है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। जहां बात हो रही है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, तो सहयोगात्मक अधिगम, जहां पर सहयोग दिया जाए, बच्चों की सहायता की जाए, आपस में एक दूसरे की मदद की जाए, ठीक है ना। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, जहां शुरुआत में मदद देना या फिर लास्ट में, अंतिम में मदद देना। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण या फिर पश्च परंपरागत चरण। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम दूसरे की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि उसे ये लगाव हो कि हाँ भाई मुझे सब अच्छा कहें कि हाँ अच्छे लड़के ने, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा चरण है दोस्तों, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का दूसरा चरण है।
दूसरा चरण है। यहाँ सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या फिर विद्यार्थी केंद्रित होती है। दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होगी ये भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी ये भी नहीं है, शिक्षक केंद्रित होगी ये भी नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित होगी या फिर बाल केंद्रित होगी। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार, बच्चे की ग्रहण क्षमता, ग्रहण शक्ति के अनुसार जो है शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेणु एक विद्यालय में परामर्श जाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावित परामर्शदाता के रूप में से उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? रेणु एक विद्यालय में परामर्श जाता है, परामर्श के लिए जाता है, रेणु जाति होगा, ठीक है ना दोस्तों, जाति। रेणु एक विद्यालय में परामर्श मतलब सलाह देने के लिए जाती है। रेणु एक विद्यालय में किसी काम के लिए या बच्चों के लिए सलाह देने के लिए जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास कौन सी बुद्धि है? रेणु के पास कौन सी बुद्धि है? भाषिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों पारस्परिक बुद्धि, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि किस में होती है दोस्तों? भाषाई बुद्धि होती है नेता में, कवि में, उपन्यासकार में, नाटककार में जो नाटक लिखते हैं, ठीक है। और स्थानिक बुद्धि होती है दोस्तों मूर्तिकार में, चित्रकार में, नक्शा बनाने वाले में, आदि में। कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दोस्तों बीमा एजेंट में, बीमा एजेंट में या फिर आदि और में भी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, केवल मातृभाषा का। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बने कि बच्चे को शिक्षा किस तरह दी जाए, तो ध्यान रखना बच्चे को शिक्षा उसके वातावरण, उसके पास पड़ोस, उसके घर परिवार से जोड़ के दी जाए और उसके परिवार की भाषा के अनुसार दी जाए, भाषा से जोड़कर दी जाए। यानी परिवार की भाषा मतलब उसकी मातृभाषा के द्वारा उसको शिक्षा दी जाए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, केवल मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों किसी भी तरह की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशनों की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों 5 साल की बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। वैशाली की माँ का जवाब क्या दिखाता है? वैशाली की माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समानता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो दोस्तों देखो यहाँ लिंग रूढ़िबद्धता दर्शाई गई है, क्योंकि उसकी माँ के अनुसार लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, लड़के ही साहसिक कार्य कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये कैसी सोच है? रूढ़िबद्धता सोच है, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता। ये सोच या ये जवाब लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है।
दोस्तों ऐसा कोई भी कथन जहाँ पर लड़की को या फिर किसी लड़के को नीचा दिखाया जा रहा हो, किसी को भी इन दोनों में से, है ना, नीचा दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ लिंग रूढ़िबद्धता सोच होती है, ठीक है ना। जबकि दोनों को समान रूप से दर्शाना क्या होगा, जेंडर भूमिका में लचीलापन या लिंग समानता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुशासित करेगा। समूह के बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दोस्तों सबसे पहली बात, बच्चों को नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना जो है बिल्कुल नेगेटिव होता है, नकारात्मक है। ये क्या है, नकारात्मक सोच है, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक फिर भी ऐसा करता है तो वो उसको अर्थपूर्ण सीखने में बढ़ावा नहीं देगा बल्कि बाधा डालेगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरत को पूरा नहीं करेगा। ये नकारात्मक अधिगम रणनीति है, ना कि सकारात्मक। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। बच्चों के समूह में हीनता आएगी और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों जब किसी बच्चे पर लेबल लगाया जाता है तो वह लेबल उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना। बच्चों को बक्सों में रखने से लेबल अक्सर अच्छे से अधिक नुकसान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, दोस्तों तुलना करना, नामीकरण करना, वर्गों में बांटना, समूह बनाना, वर्गों को और बच्चों को वर्गों में बांट देना, ये सब नेगेटिव है। तो विद्यार्थियों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, हाँ ये हो सकता है। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और उसकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नहीं, जबकि यह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या, जब साल के अंत में परीक्षा ली जाती है तो उसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। योगात्मक मूल्यांकन, मैंने कहा योगात्मक मूल्यांकन साल के अंत में होता है, साल के अंत में होता है। रचनात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल। मानकीकृत मूल्यांकन नहीं। मानक संदर्भित मूल्यांकन, ये भी नहीं। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन को जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा रचनात्मक मूल्यांकन में। दोस्तों निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन एक नियोजित एवं सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सीखने और सिखाने के दौरान सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। बच्चों के विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। दोस्तों पृथक्करण मतलब अलग करना, समूह बनाना, ये बिल्कुल गलत है। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, वह सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग कक्षाओं में पढ़ाया जाए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। समावेशी कभी भी अलग कक्षा का बंदोबस्त नहीं करती, बल्कि सभी बच्चों को एक समान एक रूप से लेती है, ठीक है ना। सभी बच्चों के लिए समान रूप से होती है। समावेशी कक्षा का मतलब ही वो कक्षा होती है जहाँ पर प्रगतिशील बच्चे, सृजनशील बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मंद बुद्धि के बच्चे, सभी बच्चे एक साथ शिक्षा को ग्रहण करें, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे तो दूसरे बच्चों में जलन पैदा होगी, ईर्ष्या पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 17,
विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। दोस्तों ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन 2 होगा, यहाँ ऑप्शन 3 होगा, ठीक है ना। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, नहीं दोस्तों, ये सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कभी भी एक शिक्षक को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये बच्चों का एक गुण होता है, ठीक है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, संप्रेषण का मतलब है अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत तरीके से, बहुत ढंग से करना, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, स्वायत्तता का मतलब है उन्हें छूट देना, उन्हें लचीलापन, उन्हें खुद करके सीखने देना, ताकि बच्चे खुद अनुभव के द्वारा सीखें, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत हो जाएगा। तो ए, सी और ई, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, ए, सी, ई। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरत के लिए एक शिक्षक को, दृष्टिबाधिता मतलब दोस्तों या तो वो अंधा है या फिर वो उसको देखने में कठिनाई महसूस होती है, तो उसके लिए विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी सुरचिंत वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। दोस्तों जब वो दृष्टिबाधित है तो चित्र वाली सीट का क्या करेगा देख के, उसको कुछ दिखाई नहीं देगी। अगर उसको कोई मूक फिल्में दिखाएंगे, मूक मतलब बिना बोली जाने वाली पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर कैसे देखेगा बच्चा? आंखों से ना, जब उसकी आँख ही खराब है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार तरह के दृश्य प्रस्तुत करेंगे। दृश्य का क्या मतलब है? जब बच्चा देख ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो देखो दोस्तों सीटेट में ऐसे ही ऑप्शन बनते हैं, ज़्यादातर ऑप्शनों को आप खुद ही जो है राइट रॉन्ग कर लोगे, ठीक है ना। जब बच्चा अंधा है तो बच्चा दृश्य प्रस्तुतिकरण आप बच्चे के सामने करके क्या करेंगे? बच्चा को देख ही नहीं पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा फिल्म भी नहीं देख पाएगा, बच्चा चित्र भी नहीं बना पाएगा और ना ही चित्रों को देख पाएगा। तो उसके लिए कई प्रकार की स्पर्शनीय, स्पर्शनीय मतलब वो हाथ से स्पर्श करके उसको महसूस कर सके, और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक प्रक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? संलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता। यह है दोस्तों पठन वैकल्य, गुना वैकल्य। सामाजिक प्रक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये क्या कह रहा है। सामाजिक प्रक्रिया, समाज में, समाज से कट जाना, समाज में बच्चा जो है समाज से में लगाव नहीं रह रहा है, समाज से कट गया है, वो अपना मौखिक संप्रेषण भी नहीं कर पाता है, मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी ठीक से नहीं कर पाता है, अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक भी नहीं पहुँचा पाता है। तो ये किसका विशिष्ट लक्षण है? तो दोस्तों ये है संलीनता का, ठीक है ना। बच्चा एकांत प्रिय है, बच्चा एकांत पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। तो उस बच्चे में कौन सी कमजोरी या कौन सा अवगुण है? तो मौखिक संप्रेषण में कमजोर है और सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं है उसके अंदर, वो समायोजन नहीं कर पा रहा है अपना समाज में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पठन वैकल्य, पठन वैकल्य, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में रिक्त स्थान को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? सृजनात्मकता को, रटने को, असहयोग को, अनुशासनहीनता को। तो दोस्तों यहाँ अनुशासनहीन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ना ही असहयोग है बच्चों का सहयोग कर रही है, उनको लचीलापन दे रही है, कक्षा में उनको कुछ भी करने की छूट दे रही है। यहाँ किसी चीज़ को रटाया नहीं जा रहा है, बच्चों से कह रही है अपने अनुसार जो उनके मन में आए वो बच्चा बनाए। तो इसका मतलब है वो बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रही है। सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बेकार सी चीज़ों से, बेकार की वस्तुओं से कोई भी एक अच्छी वस्तु बना देना, नई वस्तु बना देना जो काम में ली जा सके,
अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो क्या कौन सा बच्चा है? प्रतिभाशाली बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, सामान्य बच्चा है या सृजनशील है? तो बच्चों वह बच्चा सृजनशील बच्चा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। वह सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। दोस्तों सृजनात्मकता एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसकी छात्रों को स्कूल और जीवन में सफल होने के लिए आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता समस्या समाधान में मदद करती है, हमारी संतुष्टि में सहयोग करती है और हमें उद्देश्यों की तरफ अग्रसर करती है। क्वेश्चन नंबर 21, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल बिल्कुल, सामाजिक कौशल बिल्कुल करना चाहिए, संज्ञानात्मक कौशल पर भी, संवेगात्मक कौशल पर भी, अमूर्त तर्क, दोस्तों अमूर्त नहीं मूर्त होता तो यहाँ चल जाता, ठीक है ना। तो हमारा ABCD ऑप्शन नंबर 2 नहीं दोस्तों, अमूर्त भी होगा यहाँ, अमूर्त भी होगा यहाँ, ठीक है ना। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और अमूर्त, यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है और हमारा जो होगा शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और संवेगात्मक कौशल, ये चारों सही होंगे। यहाँ अमूर्त की जगह अगर मूर्त होता तो वह सही होता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण मतलब अर्थ सहित सीखना क्या कहलाता है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण में अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो दोस्तों रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण में अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यह राइट आंसर होगा। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोज करना। बच्चे खुद ही किसी कार्य को करके सीखेंगे, खुद ही किसी की खोज करेंगे और खुद ही सीखेंगे। ये होगा अनुभव आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। रचनावादी शिक्षा एक सिद्धांत है दोस्तों जिसमें सीखना तब होता है जब छात्र अपने स्वयं के अनुभवों के संदर्भ में जानकारी की व्याख्या करके अर्थ का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों एक शिक्षिका बच्ची की मदद कर रही है, उसको इशारे दे रही है, संकेत दे रही है, ठीक है ना, समझने के लिए ताकि बच्ची समझ जाए। तो यह क्या कहलाएगा? पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देशन। तो दोस्तों ये हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। यहाँ होगा पार्ट या फिर स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है शुरुआत में दी गई मदद को क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग या फिर पार्ट। ये इसका सिद्धांत या इसके प्रतिपादक कौन है? वाइगोस्की, वाइगोस्की। दोस्तों पाठ एक ऐसी तकनीकी को संदर्भित करता है जो बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का सहयोग प्रदान करा जाए, ठीक है दोस्तों। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, पाठ। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन है एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण में उदाहरण शामिल करती है। संवाद मतलब बच्चे, संवादात्मक का मतलब होता है एक दूसरे से विचार विमर्श करें, संवाद करें, बातें करें। बातें करना मतलब वैसी बातें नहीं कि अपने मनोरंजन की बातें, किसी समस्या समाधान पर विचार विमर्श करें। तर्क आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये दोनों ही हमारे सही हैं। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों वाइगोस्की का मानना था कि व्यक्तियों की संस्कृतियों का भी एक जीवन होता है। जिस तरह व्यक्तियों का एक जीवन होता है उस तरह संस्कृतियों का भी एक जीवन होता है जिससे वे बढ़ते हैं और बदलते हैं और इस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं या सफल बौद्धिक विकास की अंतिम उत्पादक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना,
पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी समस्या समाधान के बारे में जब भी हमें समस्या का समाधान करना है तो हम क्या करेंगे? हम समस्या को पहचानेंगे भी। जब तक हम समस्या को पहचानेंगे नहीं तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित भी करेंगे, और पहले इसी तरह की कोई हमारे सामने समस्या आई होगी तो हम अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़कर उससे मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो ये तीनों विकल्प जो हैं राइट हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, तो कौन सा उत्पन्न करेगा? वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। कहने का मतलब है किसी समस्या का समाधान पहले जैसे पानी जो कुएं से निकालते थे, अब जो है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगे हुए हैं, समरसेबिल लगे हुए हैं। तो क्या आप इससे आगे की सोचेंगे या वापस कुएं से ही पानी लाएंगे? तो पारंपरिक तरीके का मतलब है कुएं से ही पानी लाना, ठीक है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना यानी कुएं से ही पानी लाना, ट्यूबवेल से पानी ना लेना, समरसेबिल से ना लेना या उससे आगे ना बढ़ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। यही समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। नहीं दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन पहले ही कट जाता है। ये वाला कथन है तर्क आर, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। शिक्षार्थी की त्रुटियां एक पॉजिटिव हैं जो इशारा करती हैं बच्चा अधिगम के प्रति रुचि ले रहा है, ठीक है ना, वो त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीख रहा है। और बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, बच्चों में बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है दोस्तों। तो हमारे ए और आर दोनों ही गलत हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार, भय, कौन सा भाव नहीं है? तो दोस्तों क्रोध एक भाव है, एक संवेग है, प्यार भी और भय भी। लेकिन स्मृति मतलब याद करना, रटना, ठीक है, ये एक भाव नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों भावनाएं जो हैं बहुत ही अकाल्पनिक और ज्ञात कारणों से आती हैं, यानी जानकार कारणों से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? आंतरिक रूप से, ताकि बच्चे खुद ही प्रेरित हों, अंदर से प्रेरित हों और खुद ही किसी कार्य करने के लिए खुद से उसमें रुचि लें। तो ऐसा क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को? हर विद्यार्थी की हर एक प्रयास की प्रशंसा करे? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, हर विद्यार्थी की हर एक प्रयास की प्रशंसा करेगी तो सभी विद्यार्थी तो अभिप्रेरित होने से रहे। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करे, अगर कोई बच्चा कक्षा में गलत कार्य करता है तो उसको दंडित करे? नहीं। दंड देना, वर्गों में बांटना, बच्चों की तुलना करना, समूह बनाना बच्चों के, ये बहुत नेगेटिव वर्ड होते हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, यानी एक दूसरे से भेदभाव को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं है। बच्चों को सिखाने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ताकि बच्चे सीखने में आनंद लेंगे तो वे बच्चे सीखने के प्रति अभिप्रेरित होंगे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं वे कार्यों पर काम करते हैं और कार्यों को बेहतर ढंग से करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन्हें यह करने में मजा आता है, उस कार्यों को करने में उन्हें आनंद आता है। जैसे जैसे बच्चों की क्षमता विकसित होती है या बच्चे अपने अंदर कार्य करने की क्षमता विकसित करते हैं, वे और भी ज़्यादा कठिन या जटिल कार्य को आनंद के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो दोस्तों बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बच्चा या युवा अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़ता है तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक कल्याण एक सुरक्षित देखभाल करने वाले सहायक केंद्रित वातावरण में विकसित हो, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपना प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? मतलब विद्यार्थी रूही जो है पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनने जो है विज्ञान की परीक्षा में उसके अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है ना। तो वह मान रही है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो वो किसको आरोप लगा रही है? ऐसा कौन सा कारक है जिस पर वो आरोप लगाना चाहती है? वो पर्यावरणीय कारक है, योग्यता की कमी है, कोशिश की कमी है, या फिर कठिन भाग्य है? तो दोस्तों कठिन भाग्य, अगर उसका भाग्य ऐसा होगा तो भाग्य पर तो शिक्षा चलती नहीं है, ना ही भाग्य पे जीवन चलता है, ये सब बेकार की बातें हैं। पर्यावरण कारक भी नहीं है। योग्यता की कमी, दोस्तों उसकी योग्यता में भी कमी नहीं है, ठीक है ना, उसकी योग्यता में भी कोई कमी नहीं है, जबकि वो कह रही है कि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, तो योग्यता की तो कमी उसके अंदर नहीं रही, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो कह रही है कि मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं करी, मैं विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, तो उसने कोशिश की कमी, उसमें कोशिश नहीं करी, ठीक है दोस्तों। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। प्रयास या कोशिश छात्रों की आत्म प्रभावकारिता की भावना से संबंधित है और यह उनके बौद्धिक जुड़ाव का एक प्रमुख घटक भी है। जो छात्र बौद्धिक रूप से व्यस्त होते हैं वे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें रुचि रखते हैं और सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, और वे अपने स्कूल के सभी विषयों में काफ़ी कोशिश भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ लेकिन रूही का मानना था उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, अगर वो चाहती तो वो एक अच्छा प्रदर्शन विज्ञान में कर सकती थी, अच्छे अंक प्राप्त कर सकती थी, यानी उसने कोशिश नहीं करी, उसकी कोशिश में कोई कमी रह गई। दोस्तों हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए